पौड़ी पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सभी परीक्षाएं वक्त पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो गए हैं। सीएम ने कल हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के सकुशल संपन्न होने पर खुशी जताई है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया और अगर अब भी नकल का कोई मामला सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो भी लोग युवाओं को बरगला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का सीएम धामी ने बात कही। पटवारी लेखपाल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और 1 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने विभिन्न स्थानों से आकर, देश भर से आकर अपने परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, पारदर्शी तरीके से हुई है। नकल विरोधी जो अध्यादेश है वो प्रदेश के अंदर लागू हो गया है और आज की जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी यह भी नकल अध्यादेश से आच्छादित थी। और आगे जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो उस पर नकल अध्यादेश की कार्रवाई होगी। कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का भी काम कर रहे हैं और उनको भी हमने नकल अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया है कि इन सब प्रकार की गतिविधियां जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को, बेटे बेटियों को, मेरे भाई बहनों को जिनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में संदेह लाने का काम कर रहे हैं, वह भी जो है इस अध्यादेश के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और भर्ती कराने में पैसा दिया गया, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा है कि नियुक्ति देने में पैसा दिया गया, पैसा भी गया और नौकरी भी चली गई। अगर मामले की जांच हुई तो आधी भाजपा सरकार जेल में होगी। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन नियुक्ति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल उन्होंने पूछा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा दे, ये मांग की हरक सिंह रावत ने। उन्होंने कहा करीब 80% लोगों ने पैसे दिए, जांच हुई तो भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार जेल में होगी। आप मैंने कहा ना कि उनके क्या गलती है, जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना। मैं पहले कह रहा हूं हर आदमी कोशिश करता, उन्होंने कोशिश की, वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी। लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया, उसको तो दी नहीं आपने सजा। तो ये कैसा दुर्भाग्य है, ये नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। जिसका दोष ही नहीं है उनका, मैं सोचता हूं जिनकी नियुक्ति की हुई उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, किसी ने गलत तरीके से उनको नियुक्त कर दिया, चाहे पैसे लेके क्या हो, चाहे अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से मारा गया, पैसा भी चला गया और आज नौकरी भी नहीं रही। तो देखिए, राजनीति यही है। हरक सिंह रावत अब गलत तरीके से नौकरी पाने वालों के साथ खड़े हो गए और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं किया। हरक सिंह रावत ने विधानसभा भर्ती मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच हो गई तो आधी भाजपा सरकार जेल के भीतर होगी। नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन नियुक्ति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल हरक सिंह रावत ने उठाया है। और हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल पर भी निशाना साधा है। नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा दे, ये कहा है। करीब 80% लोगों ने पैसे दिए हैं, ये बात हरक सिंह रावत कह रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए। अजीत जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे दे के नौकरी पाई उनकी कोई गलती नहीं। हालांकि दूसरे सवाल में भी वो आते हैं कि नियुक्ति जो गलत तरीके से पाए उन पर कार्रवाई कर दी, पर नियुक्ति देने वालों को कौन बख्श रहा है? अवधेश, देखिए, मैं यहाँ एक बात को समझना होगा कि हरक सिंह रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी कैबिनेट मंत्री थे और अभी भी पिछली सरकारों में लीडर अपोजिशन और कैबिनेट मंत्री और तमाम बड़े पद उनके पास रहे हैं और वो आम आदमी नहीं है। कम से कम ये बात तो एक मान लेनी चाहिए। इस समय वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, इसकी अलग बात है। इस समय कांग्रेस में है और उन्होंने जो चीज़ें कही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा में, बाजार में खूब चर्चा उसकी हो रही थी कि जो बैकडोर एंट्री विधानसभा में हुई है वो मतलब उनका जो माध्यम था
नौकरी पाने का भी गलत था और उसके लिए जो अनफेयर मीन्स किए गए थे वो भी चर्चा में काफ़ी थे। इस बात को लेकर के कोई जिम्मेदार व्यक्ति बहुत खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन हरक सिंह रावत ने जो चर्चा यहाँ पर आम थी कि किस तरीके से भर्तियाँ विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने की थी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, हरक सिंह रावत ने उसको बहुत ओपनली कह दिया है। अभी वो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये अलग बात है, लेकिन हरक सिंह रावत जैसे मैंने अभी कहा कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनकी हर बात की जांच कराई जानी चाहिए और ये इस जांच के लिए कोई एक स्वतंत्र कमेटी की मांग भी कांग्रेस बहुत दिनों से करती आ रही है। हालांकि ये हरक सिंह रावत की बात आने के बाद यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर और बहुत संवेदनशील है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये जो जिस तरह की जो ये चर्चाएं चल रही थी, विधानसभा की जांच हुई, फिर 228 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, 228 लोगों को बर्खास्त करने के बाद फिर चीज़ें धरना प्रदर्शन में बदल गई और कल ही 2-3 दिन पहले ही हरीश रावत और करण महरा स्पीकर से मिले हैं और उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन बर्खास्त कर्मियों की बहाली कर ली जाए और एक तरफ वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष परीक्षाएं भी होनी चाहिए। खैर वो एक इशू अलग है, लेकिन यहाँ पर इस गंभीरता को बनाए रखने के लिए हरक सिंह रावत का कि ये 2-3 बातें बहुत ही सही है। बिल्कुल। और अजीत जी, ठीक है, क्या किसी ये को समझ रोजगार सकते हैं चाहिए, कि वो पैसे भी देगा, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता इस बात के लिए मिलते हैं कि उनकी बहाली हो, फिर कांग्रेस के बड़े नेता ये कह देते हैं कि गलत तरीके से भर्ती जो पाए उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन भर्ती करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन, किसी बड़े राजनीतिक मुहिम की तरफ तो इशारा नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और ये मामला जो अचानक गरमा रहा है, कुछ इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है? देखिए 2-3 दिन पहले जब हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा स्पीकर रितु खंडूड़ी से मिले तो उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाकर बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों की बहाली पर विचार कर लिया जाए और उनका मोटिव बिल्कुल अलग है। वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति हो, किसी के लिए भी। इधर हरक सिंह रावत का निशाना और उसका मोटिव बिल्कुल अलग है। वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि धामी सरकार की आधी मंत्रिपरिषद, आधे लोग जेल चले जाएंगे। इन्होंने पैसा लेकर, प्रेमचंद अग्रवाल ने पैसा लेकर भर्ती की है जी। तो दोनों का मोटिव अलग है, लेकिन विषय एक है, बिंदु एक है। हरक सिंह रावत का ये कहना है कि ये सब जेल चले जाएंगे और इन पर जिस तरह से भर्तियां की गई है, बेरोजगार लोगों को जिस तरह से बरगलाकर उनसे पैसा लिया गया है और उनकी नौकरी भी चली गई, पैसा भी चला गया, तो इस तरह की जो बात हरक सिंह रावत कर रहे हैं तो वो उनका निशाना सरकार पर है। वो कहते हैं कि अब उन्होंने बहुत क्लियर कहा, अगर जाँच हो जाती है तो ये बहुत सारे लोग जेल चले जाएंगे। हरक सिंह रावत लगातार ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा में भर्ती हुई थी उनमें तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। अनियमितताएं बरती जाने के अलावा जो आज उन्होंने पैसे के लेन देन का जो आरोप लगाया वो बेहद गंभीर है। अब देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो भर्तियाँ अनियमित थी, अवैधानिक थी, असंवैधानिक थी, इसीलिए जांच के बाद 228 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो अगर बैकडोर एंट्री दी गई है तो वो बहुत ईमानदारी से दी गई होगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत के जो सवाल हैं, हरक सिंह रावत के जो आरोप हैं, सरकार या संगठन की तरफ से इनका क्या जवाब आता है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, जो बात हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि अगर अनियमित भर्ती पाना गुनाह है तो अनियमित भर्ती देना भी गुनाह है, तो ऐसे में भर्ती देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं है? सवाल तो बहुत वो जायज पूछ रहे हैं, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है क्या? अवधेश, देखिए जब से 228 कर्मचारियों की विधानसभा से बर्खास्तगी हुई उसके बाद से लगातार सरकार पर इसी बात का प्रेशर है कि भाई अगर बच्चों को निकाल दिया गया है, उनकी नौकरी चली गई है, तो जो नौकरी देने वाले थे क्या वो गुनहगार नहीं है? तो गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार पर प्रेशर बना हुआ है कि मुकदमा दाखिल करके, मुकदमा दर्ज करके एक इनके खिलाफ, मतलब इनको हटाने की बात क्यों नहीं होती। और एक चीज़ और अवधेश मैं बता देता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी संगठन का मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल चूँकि एक साबित हो चुका है कि उन्होंने गलत काम किया था और जाँच के बाद उनके काम को, उनके फैसले को पलट दिया गया। तो संगठन का मानना है और संघ से जुड़े हुए लोगों का मानना है जितने दिन प्रेमचंद अग्रवाल मंत्रिपरिषद में रहेंगे उतना ही नुकसान सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को होगा। तो ये प्रेशर तो तभी से बना हुआ है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी और सेंट्रल लीडरशिप की बातचीत कोई दूसरी तरह की हो, वो किसी एक सही समय पर फैसला करना चाहते हो, वो अभी ये इस मामले में कोई, इस विषय में कोई फैसला ना लेना चाहते हो। लेकिन प्रेशर अभी भी तमाम तरह से और सभी तरफ से बना हुआ है। बिल्कुल प्रेशर बना है और ऐसे में जो बयान आया है हरक सिंह रावत का, निश्चित तौर से इससे सियासी गहमा-गहमी और बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
वहीं नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहला एफआईआर दर्ज हुआ है। उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज हुआ। पटवारी भर्ती परीक्षा के वक्त प्रश्न पत्र के सील खुले होने का आरोप लगा है और परीक्षार्थी अरुण कुमार ने आरोप लगाया था परीक्षा व्यवस्थापक की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। तो नकल विरोधी कानून जो है उसके तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा के वक्त प्रश्न पत्र के सील खुले होने का आरोप लगा और परीक्षार्थी ने आरोप लगाया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये किसके खिलाफ दर्ज कराया गया है? बिल्कुल अवधेश, देखिए नकल विरोधी कानून आने के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये पहला मुकदमा है जिसको दर्ज किया गया है। अरुण कुमार जो कि अभ्यर्थी थे और परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उस पर सील नहीं थी और पहले से ये प्रश्न पत्र खुला हुआ था। इसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार उनसे संपर्क किया गया अरुण कुमार से, लेकिन वो प्रशासन के पास नहीं आए और वो अपनी बात को पूरी स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाए। ऐसे में प्रशासन की ओर से ही ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिस पर ये बात सामने आई है कि जो सब चीज़ें उनके द्वारा कही गई थी वो सही नहीं थी। उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे। हालांकि एक वीडियो अरुण कुमार ने बनाई थी जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया था और उसके बाद ही मुकदमा इस वजह से दर्ज हुआ है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा प्रशासन के बुलाए जाने पर भी वो नहीं आए। तो नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये पहला मुकदमा जो है उत्तराखंड। लेकिन रवि, सवाल ये उठता है कि आगे आप जो कोई व्यक्ति इस मामले में सबूत कैसे दे पाएगा? जो परीक्षा केंद्र होता है, परीक्षा के भीतर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो नहीं सकते, आपके पास मोबाइल कैमरा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति वहां पर अगर उसको सील खुला हुआ पेपर मिल भी रहा है तो वो सबूत कैसे बना सकता है? ये बात किस तरीके की है कि आप परीक्षार्थी से अगर सबूत मांग रहे हैं वो कैसे सबूत दे पाएगा? बिल्कुल अवधेश, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नकल विरोधी कानून बनाया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस नकल के गिरोह में शामिल हों, जो नकल कराते हैं या फिर ऐसे गिरोह के साथ सक्रिय हों जो कि पेपर को पहले ही लीक कर दें। लेकिन ये एक अभ्यर्थी था और अभ्यर्थी होने के बावजूद उसके द्वारा ये कहा गया कि जो पेपर था उसकी सील पहले से खुली हुई थी और इस तरीके के लगातार आरोप लगाए गए थे। जो नकल विरोधी कानून के तहत पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक अभ्यर्थी पर हुआ है, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि जो उत्तरकाशी प्रशासन है और जो पुलिस है उनका यह कहना है कि इस पर अभी पूरी जांच की जाएगी। अभी जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा सहयोग नहीं किया गया, जो आरोप लगाए गए थे उन पर स्पष्ट कुछ बातें सामने नहीं आ पाई और यही एक बड़ी वजह रही कि पहले मुकदमा। लेकिन फिर भी हैरान करने वाली बात है कि जो शिकायत कर रहा है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अगर इतनी जल्दी है तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि आखिर ये कौन सी जल्दी है और परीक्षा केंद्र के भीतर का कोई सबूत कैसे दे सकता है। वह रुड़की पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। एसआईटी के रडार पर कई कोचिंग सेंटर हैं। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में कई सेंटर्स पर एसआईटी की नजर है और इन सेंटर्स में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसआईटी की कार्रवाई के बाद कोचिंग सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी के रडार पर कई कोचिंग सेंटर हैं। रुड़की से बड़ी खबर है जहां पर पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। देहरादून से बड़ी खबर है जहां चौथे दिन भी युवाओं का धरना जारी है। पेपर लीक मामले पर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक पर युवाओं का सत्याग्रह, अधिकारियों के समझाने के बाद भी युवा डटे हुए हैं। पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं के नाम पते नोट किए हैं और धरने से कोर्ट परिसर के तमाम कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं को धरने से हटाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो कोर्ट परिसर में ही शहीद स्मारक है और यही वजह है कि अब युवाओं का धरना यहाँ लगातार जारी है। तो जो कोर्ट का कामकाज है उस पर भी दिक्कतें आ रही है, वहाँ भी समस्याएं बढ़ गई हैं और पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं के नाम पते नोट किए हैं। धरने से कोर्ट परिसर के तमाम काज प्रभावित हो रहे हैं। अरे तो वही आप धरना प्रदर्शन करने वाला जगह है नहीं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं और उनको हम कहीं और जगह शिफ्ट, कोई सेफ जगह जहाँ पर धारा 144 का भी मतलब उसके हिसाब से अनुमति दे करके इनसे ये एप्लीकेशन लिखेंगे और कहीं सेफ जगह जहाँ उनको भी उचित ठीक होगा वहाँ शिफ्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उनको समझाएंगे बुझाएंगे जो भी इनके कुछ कन्फ्यूजन दिमाग में है उसको दूर करते हुए हम वो इसलिए हो रहा है कि अभी हम उनको बताएंगे वो सारे उसके पर्पज़ और हैं तो हम बता रहे हैं हमको। अगर नहीं मानेंगे फिर तो देखेंगे और अगर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी हटेंगे यहाँ से, वो भी उनको भी हटाना वहाँ से ना, वो गलत बैठेंगे। अब ये नाम पता इसलिए भी नोट कर रहे हैं कि कल अगर कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तब ये नहीं कहे कि मैं नहीं था, ये नहीं था। वीडियोग्राफी कराई जा रही है।
वहीं देहरादून में शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना चौथे दिन भी जारी है। पूरे कचहरी परिसर में भले ही पुलिस ने धारा 144 लागू की हो, लेकिन उसका खास तौर पर उल्लंघन हो रहा है। हालांकि युवा शांतिपूर्ण तरीके से धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कचहरी आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो पुलिस के लिए भी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। देहरादून के शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना चौथे दिन भी जारी है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। फिलहाल पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें 4 दिन से यहाँ पर बनी हुई हैं। जो युवा हैं वो यहाँ से हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। जिला प्रशासन हो, पुलिस की टीम हो, लगातार उनके साथ बातचीत हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो मांग है सीबीआई जांच और अपने साथियों की रिहाई, उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। अगर आप बाहर की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि आज सोमवार है, कल यहाँ पर इतनी हलचल नहीं थी, लेकिन आज जो कचहरी परिसर है उसको खोल दिया गया है और बाहर भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पुलिस लगातार इस बात को भी यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है कि धारा 144 कचहरी परिसर में है, लेकिन धारा 144 के तहत 4 से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसमें पूरी तरीके से धारा 144 का उल्लंघन है, जो कि कचहरी परिसर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धारा 144 लागू हो या फिर यहाँ पर उसका उल्लंघन हो, वो तो साफ तौर पर है ही। यहाँ पर युवा अपनी मांग पर डटे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस के पास ऐसा कोई भी विकल्प अभी नहीं है कि वो यहाँ से युवाओं को हटा सके। आज सोमवार के दिन जो कोर्ट की कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित इस वजह से है, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको अंदर और बाहर जाने में काफ़ी परेशानी है, क्योंकि चारों ओर से पुलिस की तैनाती है और ऐसे में पुलिस लगातार सब लोगों से पूछ भी रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अपने साथियों की रिहाई की जो मांग है और सीबीआई जांच की मांग है, उसको लेकर अभी युवा लगातार शहीद स्मारक पर धरने में बैठे हुए हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथरा, एबीपी गंगा, देहरादून। वह युवाओं को आम आदमी पार्टी और यूकेडी का समर्थन मिल गया है। युवाओं के धरने पर पहुंचे यूकेडी और आप नेता। बेरोजगार युवाओं के धरने का चौथा दिन है। शहीद स्मारक पर धरने पर बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं और इनको उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है। तो आज यूकेडी और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे। बेरोजगार युवाओं को उन्होंने समर्थन किया है और शहीद स्मारक पर जो धरने पर बेरोजगार युवा बैठे हैं उनके पक्ष में यूकेडी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शहीद स्मारक की तस्वीर है जहां पर युवा धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी चल रही है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और यूकेडी के भी नेता पहुंचे हैं और उन्होंने अपना समर्थन इन अभ्यर्थियों को दिया है और ये कहा है कि जो युवा अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनके साथ उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी खड़ी है। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन रोकने पर हमला हुआ है। वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज और पथराव हुआ है। वन विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपियों की तलाश में रामनगर पुलिस जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन रोकने पर हमला हुआ है। वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज और पथराव हुआ। वन विभाग के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आरोपियों की तलाश में रामनगर पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रामनगर की, जहां पर अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची थी। दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, ये जो कौन सा क्षेत्र है रामनगर का और पूरा वाकया क्या हुआ था? कुछ लोग पकड़े गए या अभी कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, मैं बता दूं ये रामनगर का बंजारी क्षेत्र इलाका है। कोसी नदी है जहां पर खनन का कार्य कराया जाता है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर अवैध खनन करते हैं, जिसकी शिकायतें लगातार शासन और प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 3 वाहन पकड़े गए। इन वाहनों को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया, इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की। इसकी शिकायत इन्होंने रामनगर कोतवाली में लिखाई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 साल बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की। इस बार हेली सेवा के किराए 10 से 20% में बढ़ोतरी हो सकती है। 2020 से केदारनाथ में हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ा है। टेंडर में एविएशन कंपनियों द्वारा दिए गए रेट के आधार पर किराया निर्धारित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से हेली सेवा मिलती है उसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 साल बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।